नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है हाथरस की आड़ में कौन रच रहा था दंगों की साजिश। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। तारीखें गवाह है कि किस तरह सीएए को मुस्लिम विरोधी बताकर दिल्ली, यूपी से लेकर साउथ के राज्यों तक हिंसा की आग भड़काई गई और पीएफआई का शाहीन बाग वाला दंगा मॉड्यूल हाथरस केस के बाद भी एक्टिव था। यह सब खुद यूपी सरकार ने बताया है। जांच एजेंसियों ने ऐसी वेबसाइट भी डिकोड की जिसमें बताया गया कि कैसे पीड़ित परिवार के दर्द को दंगे तक पहुंचाना चाहिए और इसकी बकायदा साजिश रची गई। शेड्यूल का समाज के सेंटीमेंट को ट्रैप में लेने का खेल भी रचा जा रहा था। फिलहाल मामला दर्ज कर यूपी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। देश की बहस में आज का सवाल यही है कि समाज को बांटने वाले लोगों पर अब सख्ती की जाए, हाथरस की आड़ में साजिश रचने वाले लोगों पर लगाम लगाई जाए। इंसाफ की आड़ में दंगों की साजिश। क्या पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है यहाँ पर? देश की नंबर 1 डिबेट शो देश की बहस में हम बेटियों के लिए लगातार इंसाफ की आवाज उठा रहे हैं। देश में आज आक्रोश है, लेकिन किस तरह से माहौल बिगाड़ने की और जातीय दंगों की साजिश रची जा रही थी, आज इसका खुलासा खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। उत्तर प्रदेश में अभी कितनी भीषण जाति और सांप्रदायिक दंगे की नींव रखी गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों के माध्यम से, विदेशी फंडिंग के माध्यम से। हाथरस कांड की आड़ में समाज को बांटने के नाम पर जातीय दंगों का ताना बाना एक वेबसाइट बनाकर बुना जा रहा था। हाथरस पीड़िता की मौत वाली रात की इस वेबसाइट को साजिश की नीयत से बनाया गया था। मुस्लिम देशों और इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों से वेबसाइट के लिए पैसा भी आया था। यही नहीं, इसकी साजिश पिछले एक हफ्ते से रची जा रही थी। कैसे कैसे लोग, राजनीतिक दलों के लोग, विभिन्न संगठनों के लोग किस तरीके से दंगा कराने पे उतारू थे, यह दृश्य आपने देखा होगा, पिछले एक सप्ताह से आप देख रहे होंगे। इस बीच बेटियों को इंसाफ दिलाते दिलाते नेताओं ने बेटी बेटी में ही फर्क करना शुरू कर दिया। जहां एक और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाथरस और बारां का फर्क अपने ट्वीट से जताया, वहीं नेताओं के बेतुके बयानों की बाढ़ सी आ गई। हमारे यहाँ जो घटना हुई वो इस तरह की घटना नहीं है। इतनी बड़ी घटना हुई है हाथरस में, रमन सिंह जी ट्वीट को नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। बेटी को भी अपनी प्रतिष्ठा रखने के लिए संस्कार संजित करना चाहिए। हाथरस घटना के बाद दंगों की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। माना जा रहा है कि सीएए की आड़ में दिल्ली दंगों की तर्ज पर ही एक बार फिर दंगों की आग भड़काने का काम शुरू किया गया। आज देश के बहस में चर्चा इसी बात पर है कि बेटियों को इंसाफ दिलाने की आड़ में आखिर इस साजिश को रच कौन रहा था। क्या देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? समाज में जहर उगलने वाले कैसे सोच बदलने की सियासत खेल रहे हैं? ऐसे साजिश करने वालों का खुलासा होना चाहिए। तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, हाथरस के खुलासे के बाद अब क्या पीएफआई पर बैन हो? आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.newsnation.com। हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर आप ट्वीट करके राय दे सकते हैं, न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर जाकर आप अपना वोट दे सकते हैं। इस शो के दौरान हम आपके जवाब भी दिखाएंगे। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान आपकी कोई राय है, आपका कोई सुझाव है, आपका कोई सवाल है या आप इस शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर आप हमें एक वीडियो भेज सकते हैं, छोटा सा वीडियो, और आप इस शो में होंगे। सबसे पहले मैं आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है। अभय दुबे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। मेरे साथ आईपी सिंह साहब है जो कि समाजवादी पार्टी के मंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव सरकार में। डॉक्टर शोएब जमई थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, वो नेशनल स्पोक्स पर्सन है, जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव की पार्टी है ये, और शाहीन बाग के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी रहे। अवनीजेश अवस्थी साहब प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के और पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चलता हूं मयंक पटेल के पास, क्योंकि देश का ये इकलौता
बहस का शो है जिसमें दर्शक सीधे अपने घर से बहस के अंदर शामिल होते हैं। मयंक पटेल जी, मुझे बताइए, क्या आपको लगता है इस तरह की साजिश रची जा रही थी और इसके सबूत हमको दिखाई दी कैसे जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट को बनाया गया फर्जी आईडी के आधार पर? बिल्कुल दीपक जी, जिस तरह से वेबसाइट की अगर रूपरेखा को देखा जाए तो उसमें ये साफ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कि इस तरह की कहीं साजिश रची जा रही थी। कई तरह के सवाल खड़े होते हैं कि क्यों विपक्ष वहां पर इस तरह से जाना चाहता था। राजस्थान में भी तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन वहां पर तो कांग्रेस को कोई नहीं रोक रहा, लेकिन वहां पर वो नहीं आना चाहते। पीएफआई ने जिस तरह से साजिश रची थी दिल्ली में, उसी की तर्ज पर शायद ये एक तरह की साजिश रचने का पूरा प्लान खाका तैयार किया गया था, ऐसा लग रहा है। लेकिन अब ये जांच का विषय है, आगे क्या निकलता है ये देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरह से न्यूज नेशन और आपकी टीम और आप जिस तरह से इन मुद्दों को उठा रहे, वाकई में काबिले तारीफ है कि देश की बेटियों को ये इंसाफ मिलेगा इस पर, ये वाकई में काबिले तारीफ है। सीधे चलता हूं आईपी सिंह साहब के पास, समाजवादी पार्टी के नेता है। आईपी सिंह साहब, सरकार का बड़ा आरोप है और सरकार का आरोप राजनीतिक पार्टियों पर भी है। आपको 5 लोगों को ले जाने की अनुमति मिली, आप कई सारे लोगों को लेकर चले गए, धरना प्रदर्शन करने लगे, कोरोना के काल में आप वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे। क्या ये राजनीतिक आचरण उचित है आईपी सिंह साहब? देश की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी की सत्ता हुकूमत उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा सांप्रदायिक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है। वाकया जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार गंभीर संकटों में फंसती है तो गुमराह करने का काम करती है। मैं ले चलता हूं आपको उन्नाव की तरफ। उन्नाव में कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, उसके साथ दुराचार हुआ और जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने आई तो उसको उल्टे ही कुलदीप सेंगर के हाथ सुपुर्द करने का काम किया। उससे भी पेट कुलदीप सेंगर का नहीं भरा तो उस मासूम के पिता की हत्या जेल के अंदर। सर, जेल में कुलदीप सेंगर, जेल में है, सजा याफ्ता मुजरिम है कुलदीप सेंगर। आप जब न्याय मांगने आगे बढ़िए, हाथरस पे आइए, क्यों कुलदीप सेंगर पे जा रहे हैं? बेटी आजमगढ़ गई, जब लखीमपुर में मासूम 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, समाजवादी पार्टी उस मामले को उठाती है, आंख फोड़ दी जाती है, उसकी जुबान काट ली जाती है। उत्तर प्रदेश में योगी का मतलब जंगल राज, उत्तर प्रदेश में योगी का मतलब गुंडा राज। ठीक है, सीधे आरपी सिंह साहब के पास चलूंगा। आरपी सिंह साहब, आप सिर्फ इसलिए ऐसा, पटेल साहब रुक जाइए, एक एक करके बोलते हैं, मैंने आपको मौका दिया। पटेल साहब थोड़ा सब्र से पटेल साहब थोड़ा सब्र से। सिंह साहब, मेरा सीधा सवाल, क्या भटकाने के लिए आरोप लगे? हालांकि वेबसाइट के क्या कंटेंट है उसमें मैं जाऊंगा। क्या आप भटकाने की कोशिश में आरोप लगा रहे हैं कि दंगा फैलाने की साजिश हुई? उसी क्षेत्र का हूं और मैं जानता हूं देश की जनता। पटेल साहब रुक जाइए, सर रैली नहीं कर रहे हैं। पटेल साहब रैली नहीं कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब, के लोगों ने कराया, जब उत्तराखंड में क्या आईपी सिंह साहब, फिर मुझे ऐसे में आपको ऑडियो काटना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। और देश के प्रधानमंत्री ने आईपी सिंह साहब के ऊपर थोप दिया, जो उत्तर प्रदेश की। ऑडियो डाउन करिए भाई। ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं वो बोलना बंद ही नहीं करना चाहते। सिंह साहब, क्विक जवाब, 1 मिनट दे रहा हूं आपको। मैं 1 मिनट उससे कम लूंगा, जितना उन्होंने समय लिया उससे कम लूंगा। करे हम सांप्रदायिक है, राम भक्तों पर गोली चलाना सांप्रदायिक होना है या नहीं, ये आपके व्यूज तय कर लें। राम भक्त वहां गए, उन पर गोलियां चलाई और कहा हाँ मैंने चलाई राम भक्तों पर गोली। कैसे थे इनके नेता? दूसरी बात, ये भूल गए वो गायत्री प्रजापति जिसको छुपाकर अपने घर पे रखा इनके नेताओं ने। कैसे भूल गए? सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, तब जाकर उसको अरेस्ट किया गया। मैं अभी बताता हूँ, इनके नेता क्या कहते थे? नेताजी इनके लड़के तो लड़के हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी कभी कुछ गलती हो जाए फांसी छोड़ा दे देंगे। इनके मुख्यमंत्री ने क्या कहा एक पत्रकार को? कहा था आपके साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, आप ठीक ठाक कर, आपकी चिंता कर रही है। तो उसने पूछा कि ये बलात्कार के मामले में आपका क्या कहना है? आप तो ठीक ठाक है। तो इनका बैकग्राउंड है, इनको आक्षेप लगाने का अधिकार नहीं। दूसरी बात, ये वहां पर मिलने जाते, कोई दिक्कत नहीं थी, इनका अधिकार है। 5 लोग 4 लोग जाते, मिलकर आते, अपनी बात आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अधिकार है। पर हाथरस को वहां पर धरने प्रदर्शन का मैदान थोड़ा बना लेंगे, वहां पर आप पथराव थोड़ा करेंगे, वहां से आप इससे थोड़ा उलझेंगे।
आपको अधिकार है, आपने करना लखनऊ के अंदर करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? नहीं करना चाहिए। आप वहाँ पर योगी आदित्यनाथ को फूल की माला पहनानी चाहिए। अरे सर, अरे दोस्त, हाँ, मैं आपकी यूपी बारे में में लॉ एंड तो ऑर्डर अच्छा के लगेगा लिए आपको और अरे लड़कियों आपको के रेप तो अच्छा नहीं के लगेगा लिए दोस्त, छोड़ योगी दो। आदित्यनाथ को जाकर के फूल की माला अगर पहनानी आपको धरना चाहिए प्रदर्शन और करना है, आपको भी माला आप पहनानी जाकर चाहिए। संधि में करिए ना, कौन रोक रहा है आपको संधि में धरना प्रदर्शन बीजेपी के करने? प्रवक्ता है। तो इनको तो वहाँ दंगा करना है, इनको वहाँ पे दंगा करना है, और ये दंगा करने के लिए से वहाँ गए थे। और ये बता दो, अच्छा, अरे सुरेश साहब, पीएफआई से आपका क्या संबंध है? पीएफआई से आपका क्या संबंध है? पीएफआई से आपका क्या संबंध है? पीएफआई बैन करे नहीं करे? मेरा सीधा क्वेश्चन है, पीएफआई को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हाँ या ना? पीएफआई बैन करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? बताइए पटेल साहब, पीएफआई बैन करनी चाहिए? बंद करिए देश की आंख में धूल झोंकना। आज 7 वर्षों से एक बार क्या देश का प्रधानमंत्री एक बार पीड़िता के परिवार से बात नहीं कर सकता? देश का गृहमंत्री अरे अखिलेश यादव ने करी क्या? पहले पटेल साहब ये बताओ, अखिलेश यादव ने पीड़िता से बात करी क्या? पीड़िता के परिवार से? पटेल साहब इसका भी जवाब दीजिए। नहीं कर सकता क्या योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट क्या पीड़िता के परिवार से बात ठीक है, मैं बहस से आगे बढ़ता हूँ। शोएब जमाई, फिर से पीएफआई और सीपीआई, आपकी जन अधिकार पार्टी तो इनसे अलायंस करके चुनाव लड़ रही है। पटेल साहब अपने टर्न पे बोलिए प्लीज, वरना मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। आप रैली नहीं कर रहे हैं पटेल साहब, आप रैली नहीं कर रहे हैं। पटेल साहब को ऑडियो डाउन। शोएब जमाई, सीधा मेरा सवाल है, फिर से पीएफआई, फिर से एसडीपीआई, फिर से वही बात, फिर से दंगे की साजिश। वैसलीन मत लगाकर जाएं, केमिकल का उपयोग ना करें, N95 मास्क पहने। ये कौन सा जस्टिस फॉर हाथरस था बताइए? और उन लोगों के साथ समर्थन में एक बार फिर शोएब जमाई खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बिहार में उनसे अलायंस करके आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करेंगे जो दंगे करवाती है? सर देखिए, सही बात है कि मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी यहाँ बैठा हूँ। मुझे तो लगता है कि न्यूज़ नेशन का बस चले तो हाथरस के दंगों को पाकिस्तान से, हाथरस के जो मामला है उसको पाकिस्तान से जोड़ दें। आप ये कह दें कि बाबर और मुगल की जो है साजिश पाकिस्तान से ही आती है। बड़ा हास्यास्पद है, आप भी जानते हैं पीएफआई और एसडीपीआई की फंडिंग कहां से आती है? बेंगलोर दंगे में क्या आरोप लगे हैं? एसडीपीआई के कितने कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं? पीएफआई के कितने कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं? दिल्ली दंगों की चार्जशीट में कितनी बार पीएफआई और एसडीपीआई का नाम आया है? ईडी उनकी जांच क्यों कर रही है? पाकिस्तान के बल पर नहीं पलते तो और किसके बल पर पलते हैं? बताइए पीएफआई और एसडीपीआई के लोग। जी, अब आप सुन लीजिए, जितना आप एनर्जी आज लगा रहे ना सर, अगर योगी सरकार से उस दिन सवाल पूछ लेते कि क्यों हमारी बेटी को आधी रात को पेट्रोल डाल के जलाया, तो आज ये नौबत ना आती। अगर योगी सरकार से उस दिन सवाल पूछ लेते कि क्या बेटी को एक जो है अंतिम संस्कार माँ बाप को देखने का भी हक नहीं था, ये सवाल पूछना चाहिए था आपको। ये सवाल पूछना चाहिए था आपको, क्या एक बेटी को अधिकार नहीं था जीने का? अगर आप इतना सवाल पूछ लेते कि दंगाइयों जो रेपिस्टों के समर्थन में जो लोग आ गए, भारतीय जनता पार्टी जो रेपिस्टों के समर्थन में है, उनसे सवाल पूछना चाहिए था कि क्यों रेपिस्टों का समर्थन कर रहे हैं। क्या न्यूज़ नेशन रेपिस्टों को बचाना चाहती है, बलात्कारियों को बचाना चाहती है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे दीपक चौरसिया, क्या बलात्कारियों को बचाना चाह रहे हैं आप? मैं तो ये चाहता हूँ कि शोएब जमाई दंगाइयों के साथ खड़ा होना बंद कर दे। बाबा जी, आपके ऑडियो के चलते मैं आपके पास नहीं आ रहा था। मैं अवनीजेश जी से कमेंट लेकर सीधे आपके पास आऊंगा। मेरा सीधा सवाल है अवनीजेश अवस्थी जी, पीएफआई और एसडीपीआई ये क्या गठबंधन है? और क्या दिल्ली दंगे, बेंगलोर दंगे, केरल की हिंसा, इसमें लगातार इन पर आरोप नहीं लग रहे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? दीपक जी, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ। ये शर्मदार लोग जो बैठे हुए हैं इनसे कहिएगा कि ये बीच में ना बोलें। दूसरों को बेशर्म कहने वाले, मैं इनको शर्मदार कह रहा हूँ, इनसे कहिए बीच में ना बोलें। एक सवाल तो मेरा आईपी सिंह से है कि अगर उनमें वाकई थोड़ी सी भी शर्म है और जो है उनमें, तो वो आजम खान के उस बयान को यहाँ पे आज बोल दे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से 2 बार माफी मांगनी पड़ी थी आजम खान को। रेप के बारे में क्या बोला था आज बोल दें इस चैनल पर। मैं साफ बता रहा हूं,
मैं साफ बता रहा हूं दीपक जी, मैं इन लोगों को समझाने जो रेप हुआ हाथरस में, आज जो रेप की सामूहिक रेप की घटना उस वेबसाइट सिंह साहब आप आएंगे प्रतापगढ़ में हुई। सिंह साहब के बारे में मर्यादा होती है, आप लगातार बोल रहे हैं। सिंह साहब मैं आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा मुझे। बोलूंगा 7 वर्षों से बोल आजम खां के बारे में, आजम खां के बारे में क्या बोला था? 3.5 वर्ष से ज्यादा हो गया योगी की सरकार है। आप पीछे की कहानियां किसको सुनाना चाहते हैं? आजम खां को माफी क्यों मांगनी पड़ी थी? सुप्रीम कोर्ट से माफी क्यों मांगनी पड़ी थी? सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को माफी क्यों मांगनी पड़ी थी? सुप्रीम कोर्ट से आजम खां को माफी क्यों मांगनी पड़ी थी? मोदी सरकार तो रोज माफी मांगती है। उसका जवाब दो, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। भाजपा लेड गवर्नमेंट उसके मैं बता देता हूँ, देश की जनता को बता दे रहा हूँ, ये जो लाल टोपी वाला आदमी बैठा है, इसकी पार्टी के आजम खान ने जया प्रदा के बारे में और बलात्कार के बारे में ऐसी बात बोली थी जिसको मैं टीवी पर नहीं बोल सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको डांटा था और उसको जेल जाने के लिए कहा था, जिसके कारण उसको माफी मांगनी पड़ी थी, जिसके कारण उसको माफी मांगनी पड़ी थी। बाकी बात आरपी सिंह साहब, ये तरीका ठीक नहीं है आपका। सिंह साहब आप सबके बीच में बोल रहे हैं, मैं दोनों को रोक रहा हूँ। विजय अवस्थी जी, मैं आजम खान के सवाल को लेकर भी जाऊंगा, लड़कों से गलतियां हो जाती है मुलायम सिंह के उस बयान को लेकर भी जाऊंगा, लेकिन अभय दुबे जी, जो सबसे बड़ा और लॉजिकल सवाल, हाथरस की घटना हुई, राजनीति क्या हुई क्या नहीं हुई उस पर हम बाद में रह सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हर जगह सांप्रदायिक उन्माद फैलाना। आपके वर्कर्स के खिलाफ भी एफआईआर हुई है जो ये कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए देंगे हम आपको, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई है जो ये कह रहे थे कि भाई एक ठाकुर है एक दलित है, आइए दंगा कराते हैं। ये क्या स्थितियां हैं? क्या आपको भी लगता है कि ये भ्रमित करने के लिए कर रही है यूपी सरकार? देखिए दीपक जी, मैं बहुत विनम्रता से और बहुत गंभीर आरोप लगाना चाहता हूं। योगी सरकार ने इन सारी घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए कंसेप्ट पीआर एजेंसी है बॉम्बे की, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसको ये कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक कंसेप्ट नोट सर्कुलेट करो, जो उसने इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया को सर्कुलेट भी किया है। उसमें ये कहो कि उस बिटिया के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है, बाकायदा कंसेप्ट नोट है, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। मुझे शंका है कि ये जो कार्ड वेबसाइट है अमेरिका की, जिस प्लेटफॉर्म को यूज किया गया है इस नफरत फैलाने वाले को, जिसमें योगी सरकार कह रही कि दंगा भड़काना चाहते थे, मुझे पूरा संदेह है कि इस पीआर एजेंसी ने इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए योगी सरकार के पक्ष में ये वेबसाइट भी क्रिएट की होगी। इसकी जांच की जानी चाहिए। तो फिर वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट में क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया योगी जी? जब 14 तारीख को उस पीड़िता की मां ने कहा कि मैं थाने पर जब बलात्कार हुआ और थाने पर गई, उस बिटिया की आंख से खून बह रहा था, उस बिटिया की गले से खून बह रहा था, उस बिटिया के गुप्तांगों से खून बह रहा था, निर्वस्त्र थी। मां ने कहा मैंने अपना आंचल डाला, तो पुलिस कहती है नाटक करना बंद करो और उठा कर ले जाओ। 15 तारीख को उस बेहोश बिटिया को होश आता है, 20 तारीख को उसका स्टेटमेंट उत्तर प्रदेश की पुलिस जाती है, 22 तारीख को उसका वेजाइनल, 28 तारीख को पहली एमएलसी की रिपोर्ट में। अच्छा, इस टाइम तक हेलो अभय दुबे जी, आपकी पार्टी तो बिटिया की मौत के बाद एक्शन में आई है ना अभय दुबे जी? इतने सारे दिनों आपकी पार्टी कहां थी? जब आपको लगा कि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन रहा है तब आप एक्शन में आए। आपके पार्टी का कोई नेता सफदरजंग गया उस बेटी को देखने, आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता अलीगढ़ गया उसको देखने, आपको लगा एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है तो उसको दबक लो। इसका भी तो जवाब दीजिए आप। दीपक जी बहुत अच्छी बात की। मैं जितना राहुल गांधी जी को मैं कहूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को देश के सामने और बिटिया की मदद के लिए रखा, उतना दीपक चौरसिया ने भी रखा। दोनों ने, सबने मिलकर, मीडिया ने और निजाम मलिक का नाम बता दीजिए। निजाम मलिक कौन है? कृपा करके मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, निजाम मलिक का नाम बता दीजिए। निजाम मलिक आपकी पार्टी में क्या है? क्यों था ये सरकार की सरकार तो 100 रुपया दूंगा मैं। उत्तर प्रदेश की सरकार, अरे मैं जो पूछा उसका बताओ। दंगा भड़काने के लिए 1 करोड़ रुपया कहां से डाला था निजाम मलिक? और निजाम मलिक को 1 करोड़ रुपया कौन दे रहा था? राहुल गांधी दे रहा था, प्रियंका वाड्रा दे रही थी, आप दे रहे थे। हम जो कर रहा है सरकार तो एकजुटता से खड़े होना चाहिए। अभी अच्छा मैं को ना कर रहा हूँ, और आपका जो वायनाड का जो नेता है जिससे 16 साल की बच्ची के साथ राहुल गांधी का जो राइट हैंड है, जिसने 16 साल की आदिवासी बच्ची के साथ रेप किया,
तो क्यों नहीं राजी करती आपकी? जब 2018 में योगी सरकार ने उसकी एफआईआर दर्ज की, लोकसभा से उनका जो खास पार्टी है। सर मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके। अभय दुबे जी कंक्लूड करिए प्लीज। अभय दुबे जी आप लगातार बोल रहे हैं, कंक्लूड करिए सिंह साहब, इसके बाद मैं आपके पास ही आऊंगा। आप दोनों के ऑडियो बड़े गड़बड़ है, सिंह साहब आपका खास तौर पर। अभय दुबे जी कंक्लूड करिए। हाँ देखिए, ये बिल्कुल रिप्लिकेट करता है। 2017 जून में कुलदीप सेंगर ने 10 दिन तक उसके भाई ने बलात्कार किया। इन लोगों ने 2018 में हाई कोर्ट के में जब पीड़िता गई तब एफआईआर की और हाई कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि इस लॉ मेकर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, ये योगी सरकार कह रही थी। और मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं कि जो कह रहे हैं कि डीए कलेक्टर ने और एसपी ने ये किया, नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश है और योगी आदित्यनाथ जी पल पल की जानकारी ले रहे थे और हिदायत दे रहे थे कि रात को पेट्रोल डालकर जलाया जाए ताकि सारे साक्ष्य मिट जाएंगे। तो सबसे पहले अगर किसी को हटाने की आवश्यकता है तो वो नैतिक रूप से खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठीक है। अवनीश अवस्थी जी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात में लाश जलाने के लिए, बिटिया की लाश जलाने के लिए, शव को जलाने के लिए कहा था? ये आरोप लगा रहे हैं आरपी सिंह साहब। इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा और विवेक भाई आपके पास, आप अपना ऑडियो दुरुस्त कर लें। अवनीश अवस्थी जी। दीपक जी, मैं बीच में किसी के नहीं बोलता, मैं चाहता हूं कि कोई बीच में ना बोले। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अभय दुबे जो कह रहे हैं, अभय दुबे की पार्टी की तरफ से कल बयान आया है कि हमने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक क्षण भर भी देरी की नहीं लगाई, सीबीआई को जांच सौंप दी है। और सीबीआई की जांच में ये वेबसाइट भी, ये अभय दुबे की पार्टी के लोग और स्वयं अभय दुबे जैसे लोग जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, वो सारी बातें साफ होने वाली हैं कि कौन कौन कहां कहां क्या क्या करने वाला था। ये सब कुछ साफ होने वाला है सीबीआई, और इन्होंने स्वागत किया है सीबीआई की इंक्वायरी का। और वहां पे पीड़िता को जाके कह रहे हैं, उस परिवार को कह रहे हैं जाकर के सीबीआई की इंक्वायरी नहीं चाहिए। दूसरी बात, अभी 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 मैं बीच में नहीं बोलता ना, अभय दुबे बीच में नहीं बोलता, ये मैं बीच में नहीं बोलता हूं। अभय दुबे, आपको जो मेरी बात काटनी हो आप जरूर काटिएगा, लेकिन मेरी बात सुन लीजिएगा पहले। मैं कांग्रेस पार्टी के उस नेता का, जिस राज्य से आप आते हो, उसने संसद में अपनी पार्टी की एक सांसद के बारे में जो शब्द कहा था, टंचमाल, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, कान पकड़ के कहता हूं, ऐसे शब्द सुनने भी नहीं चाहिए। आपके नेता संसद में बैठ करके आंख मारते हैं, ये कोई बहुत अच्छे सभ्य घर की निशानी नहीं है। ये बिल्कुल भी आप यहां पर नैतिकता की बात करने आए, आप नैतिकता की बात करने आए यहाँ पर। आप वहां पर पीड़िता के पास जा रहे हैं, पीड़िता के पास जा रहे हैं हंसते हुए, पीड़िता से संवेदना जगाने जा रहे हैं हंसते हुए, छाके मारते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, लॉन्ग ड्राइव पर। आपको शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी आपको शर्म नहीं आती? ट्रैक्टर पर बैठते, ट्रैक्टर पर बैठते सोफा सेट बना करके, ये आपका नेता, ये आपका नेता। अरे हिंदू सनातनी हिंदू बनते हैं आप, इस देश की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है, उसको स्वीकार लीजिए। उसको जिसको नकारा है उस नकार को स्वीकार लीजिए। ठीक है, मैं सीधे, आप दोनों ने अपने पॉइंट रखे, लेकिन विवेक श्रीवास्तव जी बार बार भगवा देखने के बाद, योगी आदित्यनाथ को देखने के बाद उनको ही क्यों घेरते लोग? उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि सीताराम येचुरी ने बलरामपुर की बेटी के लिए कैंडल क्यों नहीं जलाई, 12 के लिए क्यों नहीं जलाई? आप सिर्फ योगी आदित्यनाथ एक साधु हैं, आपको बीजेपी की खिलाफत करना है, आइडियल चेहरा है, इसलिए दंगा कराओ। दिल्ली में भी यही हुआ, बेंगलुरु में भी यही हुआ, केरल के कुछ इलाकों में ये हुआ, यहाँ पे भी ये हो रहा है। आप सुनिए, ये फेक साधुओं की जो जमात है भारतीय जनता पार्टी के नाम से, ये फेक साधु हैं। ये सब आसाराम बापू के चेले हैं, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के योगी आदित्यनाथ। अरे आसाराम तो चोर था, ये मुख्यमंत्री है, उसको बलात्कार के आरोप में मैंने जेल में बंद कराया है। आसाराम का नाम मत लिया करिए, आसाराम ये राधे माँ, ये कोई साधु वाधु नहीं है। साधु से राजनीति का क्या लेना देना? आध्यात्म की नई परिभाषा है। अरे राम के दरबार में भी साधु बैठते थे। विवेक श्रीवास्तव जी, आपको पता नहीं है, सनातन पद्धति नहीं पता है आपको, धर्म फी में द्रोणाचार्य बैठते थे, महाभारत में नहीं बैठते थे। पता करनी है हम वैज्ञानिक सोच के लोग, विश्वामित्र बैठते थे। अरे सर, आप तो धर्म को अफीम मानने वाले लोग हैं। फैलाया जा रहा है, आपकी पूरी विचारधारा नक्सलवाद को जन्म देती है। भी मानने वाले लोगों, ये साधु नहीं है कोई,
ये सब नकली फेक ब्रिगेड है, कोई साधु नहीं है। साधु साधना करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, आध्यात्मिक उन्नति करता है। यहां बैठ करके सांसारिक जीवन में 3-5 करके राजनीति नहीं करता कोई साधु। ये बेकार की बातें हैं। इमरजेंसी जैसा माहौल आप देश में ला रहे हैं। अगर हाथरस में लोग इकट्ठा होंगे, अगर दिल्ली के अंदर हर चौक पे लोग कैंडल लाइट जला रहे हैं हाथरस की उस लड़की के लिए, आप सबको जेल में डाल दीजिए। आप कह दीजिए कि फिर से ये सारे लोग, सारे नागरिक जो कैंडल जला रहे हैं और हाथरस की लड़की के लिए प्रे कर रहे हैं, कैंडल आप हाथरस के लिए जला रहे हैं ना, 12 के लिए नहीं जला रहे, बलरामपुर के लिए नहीं जला रहे, आजमगढ़ के लिए नहीं जला रहे, नहीं जला रहे, छत्तीसगढ़ की बेटी के लिए नहीं जला रहे। पहले आपको राजनीति करनी है, आपको राजनीति करनी है कैंडल जला के। हम सबके लिए जला रहे हैं, हम 12 के लिए भी चला रहे हैं। अरे झूठ मत बोलिए विवेक श्रीवास्तव जी, जब मैंने आपसे यही सवाल पूछा था कि सीताराम येचुरी 12 के लिए कब जलाएंगे, आपके मुंह में दही जम गया था, आपके मुंह में दही जम गया था। परिषद वाले 12 क्यों नहीं गए? कहाँ है विश्व हिंदू परिषद? क्यों नहीं जाता है? क्यों नहीं विश्व हिंदू परिषद? भारतीय जनता पार्टी के लोग ही 12 में खड़े हैं। मैं फुटेज दिखा देता हूँ आपको। आपके पेट में दर्द होता है, आपके पेट में दर्द होता है। अवनीश अवस्थी जी, अवनीश अवस्थी जी, इनका कहना है कि किसी भी साधु को, किसी भी साधु को सत्ता का कोई अधिकार नहीं है। दीपक, और ये बोल रहे हैं धर्म इनके लिए अफीम है। सिंह साहब जुड़ गए, मैं तुरंत आ रहा हूँ सिंह साहब आपके पास। धर्म का कोई मतलब नहीं होता। क्या राजनीति में धर्म का मतलब होता है? आरपी सिंह साहब, अभिषेक में आ रहा हूँ। सिंह साहब ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ फर्जी साधु है, ये इनका आरोप है। लेना देना नहीं होता। मैं दीपक, ये जो चाइनीज ऐप बैठा हुआ है यहाँ पे, टिकटॉक, विवेक श्रीवास्तव नाम का टिकटॉक बैठा हुआ है, चाइनीज ऐप जिसको भारत में बैन लग गया है। उनसे पूछो कि केरल बलात्कार के मामले में, केरल बलात्कार के मामले में कौन से नंबर पर है? केरल बलात्कार के मामले में कौन से नंबर पर है? सत्ता, बता दो। आपको सत्ता चाहिए। केरल बलात्कार के मामले में कौन से नंबर पर है? पावर चाहिए। केरल बलात्कार के मामले में कौन से नंबर पर है? केरल बलात्कार के सवाल पूछ रहे हैं विवेक श्रीवास्तव जी, वो पूछ रहे हैं आपसे केरल बलात्कार के मामले में कौन से नंबर पर है? मैं देश की जनता को बताना हूं, क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया है, इसलिए नहीं बताएगा विवेक श्रीवास्तव। केरल दूसरे नंबर पे, राजस्थान पहले नंबर पर है। जब यूपी ये केरल बलात्कार के मामले में दूसरे नंबर पर है। ये विवेक श्रीवास्तव की सरकार है, जहां पर विवेक श्रीवास्तव की सरकार है, जहां पर सोने की स्मगलिंग करते हैं, जहां का चीफ मिनिस्टर सोने की स्मगलिंग में पकड़ा जाता है, उस राज्य में बलात्कार पूरे देश में दूसरे नंबर पर हो रहा है। ये सोने का चोर है ये व्यक्ति। अरे सर, केरल की बच्चियां जिनका रेप होता है उनके लिए भी एक मोमबत्ती जला दीजिए विवेक श्रीवास्तव। आरपी सिंह साहब जुड़ गए क्या? आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा, बहस बोलूंगा। गौरव गर्ग सहारनपुर से मेरे एक सम्मानित दर्शक गौरव गर्ग क्या कहना चाहते हैं? क्या दंगे की राजनीति होने वाली थी हाथरस के नाम पर? बिल्कुल दीपक जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इनको ये नैरेटिव सेट करता है कुछ लोगों को। हाथरस में एक एंगल दिखाई दिया तो वहां पर पीएफआई बीच में आ गया। पीएफआई को हम शुरू से देखते आ रहे हैं, उसका इतिहास क्या है, किन किन जगहों पर उसने क्या किया। मैं छोटे से 2 उदाहरण देना चाहूंगा बड़े शॉर्ट में। हमारे सहारनपुर जनपद में 2 घटनाएं घटित हुई, एक चिलखाना थाने के बड़गांव ग्राम में और एक काशीपुर गाँव है थाना नागल में। दोनों जगह पर दलित युवतियों का अपहरण हुआ, अपहरण किया विशेष समुदाय के लोगों ने। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, हमारे जनपद में 2 विधायक हैं कांग्रेस के और 1 विधायक है समाजवादी पार्टी के। उनमें से किसी को वो जो है मामला नहीं दिखाई दिया। दोनों ही मामले, उन दोनों मामलों में क्योंकि एक विशेष समुदाय के लोग आरोपित थे। हमारे जनपद के दोनों कांग्रेसी विधायक 400 किलोमीटर दूर हाथरस तो चले गए, लेकिन अपनी विधानसभा से लगते हुए गांवों में उन दलित युवतियों के लिए नहीं खड़े हुए। ठीक है, सीधे चलता हूं। सिंह साहब सीधा जवाब दीजिएगा। बलरामपुर पर आपने राजनीति नहीं कही, आजमगढ़ जो अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूएंसी है उस पर आप खामोश रहे। 8 साल की बच्ची अभी भी बेचू में जिंदगी और मौत के साथ संघर्ष कर रही है। दानिश नाम का रेपिस्ट है। बलरामपुर में भी चूंकि रेपिस्ट जो है मुसलमान था, आपका वोट बैंक है, आपने वहां प्रदर्शन नहीं किया। हाथरस आपको सूट करता था पॉलिटिकली, इसलिए बेटी बेटी में भी आपकी पार्टी भेद करती है। आप कह रहे हैं मोदी जी फोन करे, कहां है अखिलेश यादव? जवाब दीजिए।
उन्होंने फोन किया हाथरस, पीड़ित परिवार से बात की अखिलेश यादव ने। मोदी जी क्यों खामोश हैं? अरे अखिलेश यादव की बात करो ना, मोदी की बात क्यों कर रहे हो? मोदी ने तो फोन कर दिया योगी को। मुख्यमंत्री रहे, एक ही सवाल बार बार पूछूंगा, ये क्यों चुप है, क्यों नहीं? सहारनपुर का जवाब दे। उत्तर प्रदेश, अरे बलरामपुर का जवाब दे दो ना। दलित बेटी को वहां मार डाला, लीवर काट डाला उसका लीवर। बलरामपुर पर क्यों खामोश हो आईपी सिंह? बलरामपुर पर क्यों खामोश हो? आज हमारा डेलीगेशन गया बलरामपुर पर क्यों खामोश हो? जब न्यूज नेशन ने खबर दिखाई तब आपके डेलीगेशन को मजबूरी में जाना पड़ा। आजमगढ़ पे क्यों खामोश हो? जवाब दो, क्योंकि रेपिस्ट मुसलमान है। मिला और कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार उन्हें सिंह साहब जवाब नहीं देंगे। जवाब बहस ऐसे नहीं होती है सिंह साहब, बहस करना सीख लीजिए पहले। मैं सीधे चलता हूँ आरपी सिंह साहब के पास। आरपी सिंह साहब, पॉलिटिकल पार्टी बेटी बेटी में भेद कर रही है क्या? मैं समझता हूँ उस दर्द को। आज जिस तरह से योगी सरकार आंखों में धूल झोंक रही है, जिस तरह से बड़े मुद्दों को गुमराह भाषण नहीं दीजिए, इस तरह की स्टोरी करी जाती है। आरपी सिंह साहब जुड़े हैं नहीं जुड़े बताइए? रेप और भ्रष्टाचार को लेकर आरपी सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है? सिंह साहब को ऑडियो डाउन करिए। इनको लग रहा है जनसभा में आ गए। जनसभा नहीं है सिंह साहब ये। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। आपने भी राजनीतिक आधार पर ध्यान बांटने के लिए दंगे की स्क्रिप्ट लिखवा दी, लेकिन हकीकत यह है शुरुआती दिनों में हाथरस के मुद्दे पर योगी सरकार असफल रही। इसी के चलते आपको 5 अफसरों को हटाना पड़ा। देखिए, असफल रहने के बाद जबकि आरोपी अरेस्ट नहीं होते, और असफल रहने की तब बात होती है जब SIT ना गठित होती। असफल रहने की बात तब होती जब CBI इंक्वायरी ना होती। हम तो बड़ी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। अफसोस ही है, मैंने अभी वापस बताता हूँ, अभी 3 दिन पहले लुधियाना में एक बिटिया का रेप हुआ। अभी वहीं थे वो राहुल बाबा, क्यों नहीं गए एक बार भी लुधियाना? मैंने अभी बताया केरल में उनका अपना कार्यकर्ता, उनका दायां हाथ एक आदिवासी लड़की का रेप करता है, आवाज नहीं निकलती। राजस्थान के अंदर इनका मुख्यमंत्री कहता है कि क्या हो गया, रेप हो गया। तो छत्तीसगढ़ में इनका मंत्री कहता है ये छोटी घटना है रेप की, बड़ी घटना तो हाथरस में है। सब इनको राजनीति करनी है, और जो असली बात जब छूट रही है वो है कि राजनीति नहीं करे, ये षड्यंत्र कर रहे हैं देश को तोड़ने का, आपस में जातियों में लोगों को लड़ाने का। वो कष्ट है हमारा कि आपस में लोगों को लड़ाने का, जाति के नाम पर लड़ाने का। कि निजाम मलिक का नाम इनमें से एक वक्ता ने लिया कि निजाम मलिक किसको 1 करोड़ रुपया दे रहा था सिर काटने का, क्योंकि दंगा कराना चाहते हैं। अब वो पहले हिंदू मुसलमान हो जाए, हिंदू मुसलमान नहीं हो सकता तो दलित और ऊपर की कास्ट में हो जाए, हिंदुओं में हो जाए दंगा। सारी राजनीति दंगे की राजनीति है, ये कष्ट है। ठीक है, सीधे अभय दुबे जी, सवाल मेरा और बहुत गंभीर सवाल है। विवेक भाई आऊंगा आपके पास। अभय दुबे जी, आपके मंत्री कहते हैं, आपके मंत्री छत्तीसगढ़ में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की रेप की घटना छोटी है, हाथरस की बड़ी है। आपके एक मुख्यमंत्री ट्विटर पर हाथरस की घटना को 12 से कंपेयर करते हैं और लड़कियों के बारे में, नाबालिग लड़कियों के बारे में लिखते हैं ये तो अपनी मर्जी से गई थी। फिर अगली लाइन लिखते हैं जांच जारी है। अशोक गहलोत जैसा नेता, इतना कद्दावर, सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस के चलते एक नाबालिग बच्ची के बारे में इतनी हल्की बात करेगा? बताइए भाई। देखिए दीपक जी, एक बात गंभीरता से समझ लीजिए। पूरे देश में कुलदीप सिंह सेंगर और हाथरस की घटना पर क्यों कोहराम मचा? क्या यह राजनीति से प्रेरित था? अगर प्रेरित भी था तो ऐसी प्रेरणादायी राजनीति हर दल को, हर नेता को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार संस्थागत रूप से इन बलात्कार में बलात्कारियों के साथ खड़ी हो गई, जो सरकार को नहीं करना चाहिए था। 14 तारीख की घटना थी। पूछिएगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि अशोक गहलोत का जवाब मांगा है। अभय जी ये बातें कह चुके हैं आप। अभय जी ये बातें कह चुके हैं आप। अभय जी ये बातें कह चुके हैं। अशोक गहलोत का ट्वीट चल रहा है। क्या एक 4 टर्म का मुख्यमंत्री ये कहेगा कि वो 2 नाबालिग बेटियां मर्जी से गई थी, मर्जी से बलात्कार करा रही थी? इसका मतलब तो ये निकला। अशोक गहलोत जी ने एक क्षण नहीं लगाया बलात्कार की धाराओं में प्रकरण दर्ज करने पे। सर खुले घूम रहे दोनों, सेटलमेंट करवा रही है आपकी पुलिस। पता कर लीजिए, और ये भी पता कर लीजिए एक्यूज किस जाति का है। ये भी पता कर लीजिए एक्यूज किस जाति का है, 12 वाला। उसी के आधार पर अशोक गहलोत जी ने स्टेटमेंट दिया है। सर का एक समझदार मुख्यमंत्री इन्वेस्टिगेशन को ट्विटर पर खोलेगा,
मुझे बताइए अभय जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, आप इतने ज्ञान वाले प्रवक्ता हैं, मुझे बताइए कोई मुख्यमंत्री एक नाबालिग बच्ची की रेप की रिपोर्ट को ट्विटर पर राजनीतिक कारणों से खोलेगा क्योंकि राहुल जी और प्रियंका को हाथरस जाना है, इसलिए बताइए। देखिए रिपोर्ट को नहीं खोला उन्होंने, तो जो न्यायालय में कहा, और मैं प्रामाणिक रूप से कहता हूं, ये जो बार बार कहते कि न्यायालय की बात बाहर नहीं कर सकते, उन्होंने जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, लेकिन दृढ़ता से कार्रवाई भी उसके खिलाफ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा अपने राज्यों के बारे में भी अभय भाई पता कर लीजिए, अपने राज्यों के बारे में भी पता कर लीजिए, 12 की घटना में क्या हुआ है पता कर लीजिए, ये बोलेंगे नहीं, इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है पता कर लीजिए। दीपक जी मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत घृणित काम किया है। राजस्थान 3 बजे बेटी को जला देना, बेटी के आप कल्पना कीजिए। आरपी सिंह साहब जवाब देंगे। आरपी सिंह साहब बताइए, आधी रात में इस बेटी को जलाने की क्या जरूरत थी? जवाब दीजिए, मैं जवाब ले रहा हूँ। अभय जी आपकी बात का जवाब ले रहा हूँ, बताइए आधी रात को दलित बेटी को जलाने की क्या जरूरत थी? क्या छुपाना चाहती थी सरकार? नहीं, क्योंकि वहां पर दंगा कराने की साजिश रची जा रही थी, वहां पर दंगा कराने की साजिश रची जा रही थी, वहां पर हिंदुओं में आपस में दंगा की साजिश रची जा रही थी। और मैं अवैध रूप से पूछना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, इनसे पूछना चाहूंगा राजस्थान में क्या हुआ, वायनाड में इनके खुद के नेता जो राहुल गांधी का राइट हैंड है उसने क्या किया आदिवासी व्यक्ति के साथ, जो लुधियाना के अंदर क्या है जहाँ भी राहुल गांधी गए हुए हैं, इनको सिलेक्टिव राजनीति करनी है, इनको देश में दंगे कराने हैं, इनको ये जो चाइनीज समर्थक बैठे हैं, कुछ बुरा हुआ था तो आप सो रहे थे क्या? आरएसएस सो रही थी क्या? अरे आप सो रहे थे क्या? आपकी सरकार है केरल में, विवेक श्रीवास्तव आपकी सरकार है केरल में। वायनाड में कुछ गलत हुआ है, आप क्यों नहीं गए? आपको क्या पता है वायनाड के बारे में? विवेक श्रीवास्तव अगर आपकी सरकार ने क्या कदम उठाया बताइए। अरे सुनिए, पहले ये सो रहे थे, अगर गलत हुआ, सुनिए, अगर गलत हुआ तो वहां की सरकार ने एक्शन लिया, इनकी तरह शव को जलाया नहीं गया, लीपापोती नहीं करी, और लीपापोती करने के बाद ये नहीं कहा कि क्योंकि दूसरे विपक्षी पार्टियों के राज्य में ऐसा होता था तो हम भी करेंगे। अरे आरपी सिंह तुम्हारा बस चले, तुम्हारा बस चले तो इस हिंदुस्तान के अंदर अगर लड़कियों का रेप हो तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाली हर आवाज को तुम जेल में डाल दोगे। तुम्हारा बस चले तो इस देश के अंदर हर लड़की जिसका रेप हो उसके परिवार को तुम खत्म कर दो। ये इमरजेंसी तुम ले ला रखी है, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। ठीक है, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है आपकी। अवनीश अवस्थी जी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है विवेक श्रीवास्तव के हालात में, और विवेक श्रीवास्तव रोज रात मेरे शो में हफ्ते में 3 बार बैठकर इस इमरजेंसी के हालात में भर भर के मोदी सरकार को गालियां निकालते हैं। अवनीश जी बताइए। ये वामपंथियों को निकाल दिया गया है। बीजेपी की सरकार तो आज तक केरल में नहीं आई ना। नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो के क्या आंकड़े हैं कि केरल विवेक श्रीवास्तव जी को दिखाइए, दूसरे नंबर पर है बलात्कार के मामले में महिलाओं के। उत्तर प्रदेश का लेकिन कहते हैं पता क्या कह रहा है खुद विवेक श्रीवास्तव कह रहा है बैठ करके कि वहां हम नहीं करते, हमें राजनीति करनी है, हमें महिलाओं की इज्जत से कोई मतलब नहीं है, हम अपनी सरकार के खिलाफ नहीं दूसरी सरकार के खिलाफ करते हैं। क्यों धमकाया? ये कह दिया विवेक श्रीवास्तव ने। आज तक बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पर, या तो कांग्रेस की सरकार होती है या यूडीएफ की या एलडीएफ की। ये कम्युनिस्ट लोग, कम्युनिस्टों के लोग, इनकी पार्टी के पदाधिकारी शामिल हैं, इनकी पार्टी के पदाधिकारी बलात्कारी हैं वहां पर, इनकी पार्टी के पदाधिकारी बलात्कारी हैं वहां पर, और इनकी पार्टी के पदाधिकारी बलात्कारी है केरल में, और ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। आप कहते हैं दंगे होने मुझे विवेक श्रीवास्तव को समझाना भी नहीं है, मुझे सिर्फ देश की जनता से ये कहना है कि इन लोगों की भड़काई में आकर के आपस में दंगे नहीं होने देने, इन दंगाइयों को पहचान लो। कोई भी आए जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ मारो इनको, और कहो झन्नाटेदार झापड़ मार करके इनको कहो खबरदार जो हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की। ठीक है, सीधे मैं चलता हूँ शोएब जमाई जी के पास। शोएब जमाई जी पहले शाहीन बाग, विवेक भाई और अवनीश जी रुक जाइए। देखिए मैं जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट दिखा रहा हूँ आपको, ये शाहीन बाग मॉडल की वेबसाइट है। कराने वाले तुम्हें अब झन्नाटेदार लगने वाला है। ये शाहीन बाग मॉडल की वेबसाइट है, देखिए क्या लिखती है, चलाइए ग्राफिक चलाइए पूरा। शोएब जमाई को पढ़ पढ़ के सुनाते हैं, ये वही है जो पिंजड़ा तोड़ गैंग ने लिखा था दिल्ली दंगे के टाइम।
एक एक करके ग्राफिक दिखाइए। वैसलीन मत लगाएं, जेल मत लगाएं, दिक्कत होगी। N95 मास्क पहने, चेहरा छुपा कर रखें, बड़े और लंबे बाल मत रखें, पकड़ने में आसानी होगी, छुपने की जगह तय करके रख लें, ऐसे चीजों को लेकर जाए जिससे दंगा कर सके। ये क्या सोच है? ये कहां पे आप भटकाना चाहते हैं देश को? ये क्या है शाहीन बाग का PFI मॉडल जिसके आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं? शोएब जमाई, जवाब दीजिए, ग्राफिक दिखाइए पूरा क्या क्या कहा गया इस वेबसाइट में। ये किसके लिए इंसाफ हो रहा था? जी दीपक जी, देखिए मैंने किसी के बीच में नहीं टोका है। मैं 3-4 पॉइंट में अपने बात रखना चाहूँगा, गुजारिश है कि बीच में ना टोका जाए। देखिए सबसे पहली बात कि शाहीन बाग को आप हमेशा टॉन्ट करते रहे, बदनाम करते आए, लेकिन शाहीन बाग को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला और टाइम मैगजीन ने 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शाहीन बाग की सिंबल दादी को शामिल किया। वो दादी क्या थी? वो दादी मुख नहीं मुखौटा थी। She was not the face, she was the mask। बूढ़ी औरतों को आगे करा के आप दंगा करा रहे थे, यह आपकी हकीकत है। She was not the face, she was the mask। मैं जवाब देता हूं। आपने बिठा के रखा था उनको जबरदस्ती। मैं जवाब देता। आप मुझसे इंटरोगेशन कर रहे हैं या सवाल पूछ रहे हैं? सर आपका तो इंटरोगेशन ही बनता है, आपका तो इंटरोगेशन ही बनता है। शाहीन बाग के बाद आपका इंटरोगेशन बनता है। मैं कराता हूं, अभी बताता हूं सर। देखिए ना, निर्लजता की पराकाष्ठा मैं नहीं जानता हूं, मैं तो जवाब देना जानता हूं। जवाब सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो कि टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में कमेंट्री लिखी। उसी टाइम मैगजीन ने लिखा कि दादी जो है इंस्पिरेशन थी, तमाम देश के लोगों के लिए, तमाम महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन थी जो बड़ी बड़ी सरकारों के खिलाफ खड़ा होना चाहते, बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए इंस्पिरेशन बताया टाइम मैगजीन ने। सर मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और ये देश के लिए अच्छी बात है, लेकिन आपको हजम नहीं। आपने जबरदस्ती बिठाया था पीछे, तो PFI, SDPI, आम आदमी पार्टी के ताहिर हुसैन, ऐसे लोग थे ना। सर वो अमानतुल्लाह खां, she was not the face, she was the mask। नजरिया होगा ना, आपने जबरदस्ती बिठाया था दादी को। सर आप जैसे सरकारी पत्रकारों का वो नजरिया हो सकता है जो बलात्कारियों के समर्थन में शो करते हैं, हमारा नजरिया नहीं है। कुछ भी बोल दीजिए भाई, कुछ भी बोल दीजिए। सुन लीजिए, देखिए इसको कहते हैं स्वतंत्रता। देखिए डेमोक्रेसी में एनसीआरबी लग गई है, इमरजेंसी। एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश को सपोर्ट करने आए हैं, एनसीआरबी का डाटा सपोर्ट करने नहीं आया। मैं दंगाइयों की मानसिकता खोलने आया हूँ, हर रोज 12 रेप केस दर्ज होते हैं, हर 2 घंटे में एक रेप का केस दर्ज होता है उत्तर प्रदेश में। किसको बचा रहे हैं आप? जिन बलात्कारियों ने उस बेटी का निर्मम रेप किया, उसको बचाना चाहते हैं आप। जिन लोगों ने बेटी को पेट्रोल डाल के जला दिया, उसको बचाना चाहते हैं। जरा सा भी शर्म नहीं आती? बेटी के लिए जरा सा भी संवेदना नहीं है आपके अंदर? बेटी के लिए जरा सा भी संवेदना नहीं है आपके अंदर? अगर सुनिए, मीडिया सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रही थी उस बेटी के लिए। मीडिया के साथ क्या किया उत्तर प्रदेश की प्रशासन ने? मीडिया के जो महिला कर्मी थी उसको मारा, उसके साथ बदतमीजी की। मैं तो आज मीडिया की तारीफ कर रहा हूं सर, लेकिन उन महिला जो प्रेस की कर्मी थी, निर्लज्ज बोल रहे थे मुझे। हैंडल किया अभी तो आप निर्लज्ज बोल रहे थे, अभी आप मुझे सरकारी पत्रकार बोल रहे थे। डिसाइड तो कर लीजिए क्या कहना चाहते हैं, डिसाइड तो कर लीजिए क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों की सहयोगी पत्रकार कर्मी ही तो थी, जो महिला थी जिनके साथ पुलिस वालों ने धक्का मुक्की की, उनको हाथ पकड़ के यहां से बाहर निकाल दिया, उनके गड्ढे पकड़ लिए। कम से कम मीडिया वालों के लिए तो आवाज उठा लीजिए। किसको बचा रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश को बचा रहे हैं, योगी सरकार को बचा रहे हैं, किसको बचाना चाह रहे हैं? बलात्कारियों को बचाना चाह रहे हैं। अरे शाहीन बाग में मेरे साथ भी तो यही हुआ था, भूल गए? शाहीन बाग में मेरे साथ भी तो यही हुआ था, तब कहां थी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी? शाहीन बाग में मेरे साथ भी यही हुआ था, तब कहां थी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी? बोलिए ना। अब निर्लज्जता आप दिखाएंगे, अब आप बन जाएंगे दंगाई प्रवक्ता। कठुआ में भी बलात्कारियों अब बन जाएंगे दंगाई प्रवक्ता। शाहीन बाग में मेरे साथ भी तो यही हुआ था। शोएब जमाई मीडिया कोऑर्डिनेटर। क्या मेंटेलिटी है? यही मानसिकता के लोग बिहार जाएंगे,
यही मानसिकता के लोग बिहार जाएंगे। बिहार में सृजन घोटाला होता है, ये फिर आ गई रेप कांड होता है, मोदी सरकार से एक आवाज नहीं निकलती। दहाई में नहीं पहुंच पाएगी आपकी जन अधिकार पार्टी, दहाई में नहीं पहुंच पाएगी। सीधे चलता हूं तन्वी वाशने के पास। मैं सिर्फ शोएब जमाई को याद दिलाना चाहता हूं, जो मेरी सहयोगी पत्रकार के साथ हाथरस में हुआ वही मेरे साथ शाहीन बाग में हुआ था। तब कहां थे शोएब जमाई? तब क्यों नहीं उठाई थी मीडिया की आजादी की बात? तन्वी वाशने अलवर से, आपको क्या लगता है तन्वी, क्या दंगों की कोई साजिश थी हाथरस के बहाने? सर मैं सिर्फ एक चीज पे बोलूंगी, ये एक देश का मुद्दा है। देश के मुद्दे को देश वाले हैंडल करेंगे, ये नहीं कि ये किसी स्टेट का मुद्दा है या फिर किसी पार्टी का मुद्दा है। सब लोग मिलके अगर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये खत्म हो सकती है। और ये चीज अगर हम घरों से शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छे से होगा। हर घर में सिखाया जाए। बिल्कुल सही तन्वी, हर घर में सिखाया जाए और ये कहा जाए। बेटी से आप पूछते हो कहां जा रही हो, कब आओगी, बेटों से क्यों नहीं पूछते? इसकी भी शुरुआत होनी चाहिए। ब्रेक के बाद आऊंगा, आईपी सिंह साहब से डिबेट खोलूंगा, क्योंकि बेटे और बेटी की बात तन्वी ने की है। उस बयान का क्या कहेंगे जिसमें मुलायम सिंह यादव ने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। इसीलिए अखिलेश यादव ने आज तक हाथरस के परिवार की सुध नहीं ली है। कहां है अखिलेश यादव? इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो देश की बहस में हम बात कर रहे हैं कि क्या हाथरस के नाम पर उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक और जातिगत दंगा फैलाने की थी साजिश। हाइपर एक्टिव हो गए थे कुछ संगठन, ऐसी कुछ वेबसाइट्स भी मिल रही है। जस्टिस फॉर हाथरस नाम की एक वेबसाइट में बताया जा रहा है कि दंगे कैसे कराना है, किन चीजों का इस्तेमाल करना है, पुलिस अगर पकड़ लेती है तो कहां छिपना है। ये देखिए दंगा गैंग की साजिश के तार कहां जुड़े। हाथरस के बाद दिल्ली में प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद कोलकाता में प्रदर्शन होते हैं, अहमदाबाद के अंदर प्रदर्शन होते हैं, उसके बाद ये इंटरनेशनल हो जाता है। इस्लामिक देशों से फंडिंग आती है, अमेरिका तक में ये बात जाती है, ब्रिटेन तक में बात जाती है, कनाडा तक जैसे देश इससे जुड़ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जुड़ जाते हैं, और हांगकांग और जापान। देखिए कैसे ये पूरा का पूरा संगठित था और किस तरीके से। देखिए वेबसाइट में क्या लिखा था, जस्टिस फॉर हाथरस नाम से बनी थी। वैसलीन या तेल ना ले जाएं, दिखाइए ये ग्राफिक जो आप चला रहे थे। वैसलीन तेल ना लगाएं, केमिकल से बचे, कॉन्टेक्ट लेंस ना पहने, दिक्कत हो सकती है आपको, गहने और टाई ना पहने, आसानी से पहचाने जाएंगे, स्विमिंग चश्मे पहने, आंसू गैस से बचे, शरीर को ढककर रखें, मिर्ची पाउडर से बचे, पुलिस को देखते ही गैस मास्क पहन ले, पुलिस की कार्रवाई का वीडियो बना ले, दंगा करने की जगह की पहचान कर ले, छिपने वाली जगह पहले से ही तय कर ले, क्रेडिट एटीएम साथ ना ले जाए, कैश का इस्तेमाल करें, क्योंकि क्रेडिट और एटीएम ट्रांजैक्शंस के फुटप्रिंट होते हैं, डिजिटल फुटप्रिंट। फिर से बहस को खोलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता मेरे साथ हैं, अभय दुबे जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेशनल प्रवक्ता मेरे साथ हैं, आईपी सिंह साहब समाजवादी पार्टी के नेता मेरे साथ हैं, अवनीजेश अवस्थी जी प्रोफेसर मेरे साथ हैं, आरपी सिंह साहब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं, और साथ ही साथ शोएब जमाई मेरे साथ हैं, जो बोल रहे थे कि हाथरस में पत्रकारों के साथ बड़ा गलत हुआ, उनको पीटा गया। मैंने उनसे पूछा शाहीन बाग में मुझे क्यों पीटा, जवाब बंद। अभय दुबे जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन अभय दुबे जी, आप और मैं कॉलेज के जमाने से मित्र हैं, खुशकिस्मती से हमारा कॉलेज भी एक था। आप बड़ी दो टूक बातों के लिए जाने जाते हैं। आप मुझे बताइए, आज तक आपने देखा कि किसी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की जानकारी, वो भी नाबालिग लड़कियों के रेप के मामले में, आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने अपने सोशल मीडिया पर लिखी हो? अगर कोई एक एग्जाम्पल है तो बता दीजिए मुझे, दिल पे हाथ रख के बोलिए। देखिए मैं दिल पर हाथ रखकर बोलता हूं, अशोक गहलोत जैसे संवेदनशील मुख्यमंत्री इसीलिए मैं आश्चर्यचकित है, इसीलिए मैं आश्चर्यचकित हूं। उनका देखिए दीपक जी, उनका इंटेंशन मेलाफाइड नहीं था। वो सवाल देखिए, उन्होंने जो कहा वो पीड़िता ने जो बयान दर्ज कराए हैं उसके संदर्भित विषय पर कहा। मैं आप बहुत बड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं जो आपने आज ये वेबसाइट वाला इशू रेज किया, और मैं हमेशा से देखते रहा हूं, मैं सिर्फ आपका दोस्त हूं इसलिए नहीं, लेकिन आपने देश में ये जो आज की पत्रकारिता है, इसकी मिसाल अगर किसी ने हिंदुस्तान में कायम की वो तो दीपक चौरसिया ने। हमने देखा है गल्फ में वो वॉर साइट पर दीपक चौरसिया, तब से क्रेज लोगों को था कि मुझे पत्रकार बनना है तो दीपक चौरसिया जैसा बनना है। मैं उस समय का साक्षी हूं, आपका दोस्त हूं सिर्फ इसलिए नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हूबहू वही मैटर है जो अमेरिका का कैंपेन था ब्लैक लाइव्स मैटर,
वो कॉपी पेस्ट उसमें से 80% किया है। मुझे संदेह ये हो रहा है कि एक स्ट्रेटेजी योगी सरकार ने अपनाई कि कैसे इस पूरे प्रकरण को डाइल्यूट किया जाए। तो एक पीआर एजेंसी उन्होंने हायर की है कंसेप्ट बॉम्बे की, उसको एक हिस्सा दिया है कि आप पूरे विश्व में ये फैलाइए कि ये बलात्कार नहीं हुआ, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये कहा। जबकि आईपीसी का सेक्शन 375 में जस्टिस वर्मा की कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद अमेंडमेंट हुआ और डिफाइन कर दिया। इन्होंने ट्यूबिक हेयर का सैंपल लिया, इन्होंने नाखूनों का सैंपल लिया, इन्होंने कपड़ों का सैंपल लिया, इन्होंने जो वेजाइनल स्वाइप है वो भी 22 तारीख को, ये पता होता है मेडिकली, ये पता है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, फॉरेंसिक एविडेंसेस खत्म किए इन लोगों ने और उसके बाद सीबीआई को केस सौंपा। मैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रकाश ये डालना चाहता हूं कि एक हिस्सा ये था, दूसरा हिस्सा मुझे संदेह है कि क्या उसी एजेंसी ने, क्योंकि ये कोई वेबसाइट नहीं है, ये जो कार्ड वेबसाइट है उस पे पेज क्रिएट किया जाता है। ये हांगकांग के प्रोटेस्ट में भी किया है, अमेरिका के वर्ल्ड वाइड लोग करते हैं। एक दिन मुझे बताएं योगी आदित्यनाथ की कौन है इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे, तो उनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं कि नाम हमको नहीं पता, हम नहीं जुड़ेंगे वो जुड़ेंगे। अब सीधे सवाल पूछेंगे आरपी सिंह जी आरोप लगा रहे हैं कि पीआर एजेंसी हायर करके जानबूझकर आप ये फैला रहे हैं। ये मैं दिखा रहा हूं वो पेज, ये हवा में नहीं प्रकट हुआ होगा, जस्टिस फॉर हाथरस। आरपी सिंह साहब, कपिल सिब्बल गेट है ना लंदन में, जब वो पूरे एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, एक वेबसाइट बनाई जा रही थी। सर आपके तो फुटप्रिंट है ऐसे काम करने में, आप तो एजेंसी हायर करते, सबको पता है। और मैं कह रहा हूँ, आप तो कह रहे, मैं सीधा आक्षेप लगा रहा हूँ और मैं चाहूंगा सीधे इसकी जानकारी ले कि कांग्रेस के कौन कौन नेता इसमें इन्वॉल्व है। आप कुछ तो बताइए, कौन इन्फॉर्मेशन आपके पास है नहीं, कांग्रेस आप कहते रहेंगे। अरे पिछलुग्गू छोड़ो ना, आप तो पिछलुग्गू पार्टी। अरे भैया किसने वो वेबसाइट बनाई, अभी तक आप पता नहीं कर पाए। विवेक भाई सारे लड़की के डिस्ट्रॉय किए। विवेक भाई मेरी एक रिक्वेस्ट सुनिए ना, एक दिन बीजिंग में भी उइगर मुसलमानों के लिए कैंडल जला लीजिएगा, टिकट का किराया मैं दूंगा, स्वरा भास्कर को भी दूंगा, विवेक श्रीवास्तव को भी दूंगा, सीताराम येचुरी को भी दूंगा। एक दिन बीजिंग में भी कैंडल जलाइएगा, जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मेरा ऑफर है स्टैंडिंग, हर कैंडल गैंग को मैं टिकट दूंगा अपने पैसे से, बीजिंग तक का, सबको मैं टिकट दूंगा बीजिंग तक का। ये जनता के आक्रोश को, चाइना में जलाइए कैंडल, चाइना में कैंडल जलाइए। लेकिन अंबिकेश धर मेरे साथ, अंबिकेश धर दुबे मेरे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, उनको लाइए। लेकिन उससे पहले आईपी सिंह साहब, आपकी पार्टी की क्रेडिबिलिटी बलात्कार के मामले में 2014 का आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उनका एक स्टेटमेंट दिखाता हूं और फिर अंबिकेश धर के पास जाऊंगा। दिखाइए मुलायम सिंह यादव जी ने बलात्कार के बारे में क्या कहा था उस टाइम पे। में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी, दुरुपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा। रेप में फांसी दी जाएगी, लड़कों से गलती हो जाती है, ऐसे कानून नहीं बनने देंगे। सीधे चलता हूं अंबिकेश धर दुबे के पास, गोरखपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंबिकेश ये बताइए, समाजवादी पार्टी अगर बलात्कार के खिलाफ कैंपेन की बात करे तो मुलायम सिंह यादव, आजम खान, अखिलेश यादव, ऐसे कई बयान हैं जो उनके इस इंटेंशन पर ही डाउट करते हैं। उन्होंने तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके वो चैंपियन रहे। अब ये कह रहे हैं कि हाथरस में बड़ा गलत हो गया, हाथरस को पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे। क्या इनकी क्रेडिबिलिटी बनती है बलात्कार के मामलों में टिप्पणी करने पे, इनके इतने बयानों को देखने के बाद? जी भाई साहब, ये समाजवादी पार्टी जो पूरे के पूरे राजनीतिक क्षेत्र से दूर हो गई है और उनका सर्वमान्य नेता जो समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय आजम खान जी, जो देश में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान रखते हैं यह पूरा देश जानता है, यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है।
कि ये समाजवादी पार्टी कितना सम्मान महिलाओं के प्रति रखती है, जो समाज में किसी भी महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। यह लोग राजनीतिक मुद्दों से भटक चुके थे और वर्तमान में एक हाथरस में एक देश की एक बिटिया को लेकर के यह लोग राजनीति में पुनः आने का प्रयास कर रहे हैं। यह देश को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, यह समाज को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़े गुनाहगार यह राजनीतिक पार्टी वाले हैं, जो अपने मुद्दों से हट करके, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक है, बस बहुत बड़ी बात हो गई। सीधे मैं चलता हूं आईपी सिंह साहब के पास। आईपी सिंह साहब, उत्तर प्रदेश के लोग आपकी विश्वसनीयता बता रहे हैं, बलात्कार के मामलों में इतने बड़े बड़े बयान दिए, उसके बाद कोई ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि वापस में आप हाथरस की बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। आजम खान कितना सम्मान करते हैं सब जानते हैं। दीपक जी, किन परिस्थितियों में कौन सी बात कही गई और उस बात को बार-बार, अच्छा ठीक है, मुलायम सिंह यादव जी ने किन परिस्थितियों में कही, आज आप यही बता दीजिए। सिंह साहब, मुलायम सिंह जी ने किन परिस्थितियों में कही, यही बता दीजिए। आप उस बात को बार बार रिपीट करते हैं। क्या दिसंबर 2012 में जो निर्भया कांड हुआ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में एक तरह से आंदोलन खड़ा किया, वो कौन सी एजेंसियां थी, कौन से ऐसे लोग थे, कौन सा ऐसा कारण था कि पूरे देश में अब निर्भया के आंदोलन पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आप हाथरस की बिटिया के लिए न्याय मांग रहे हैं, निर्भया पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। एक मिनट में पूरे पैनल को रोकूंगा। इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं। प्रशांत जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, ये जो वेबसाइट मेरे हाथ में है जस्टिस फॉर हाथरस, क्या इसके बारे में यह पता चल पाया किन लोगों ने शुरू की? क्योंकि आरोप यह लग रहा है कि जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए इस थ्योरी को योगी सरकार या सरकार प्रोपेगेट कर रही है ताकि अपनी गलतियों को छुपा सके। क्या ये सच है और कितने प्रूफ्स हैं आपके? और यह भी सवाल उठाए कि यूएपीए में क्यों नहीं इन लोगों को बुक किया गया जो ऐसा कर रहे हैं? सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आई हैं, उन सभी तथ्यों के विचारण के लिए एक अभियोग पंजीकृत किया गया है हाथरस में और उसकी विवेचना चल रही है। ये अभियोग अभी पंजीकृत ही हुआ है और धीरे धीरे हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ तक फेक वेबसाइट और इत्यादि की जो बातें आप कर रहे हैं, वो हमारे करने से या किसी के कहने से नहीं होगा। अगर हम करने से या किसी के कहने से नहीं होगा, अगर हम उस पर आगे बढ़ेंगे और तथ्यों को अंतिम बार जाके कोर्ट में भी प्रूव करना होता है, तो इसलिए हम सभी चीज़ों को के कड़ी से कड़ी मिला के आगे बढ़ेंगे। और आज हमने स्वयं भी चीज़ें की हैं। अभी हम लोगों ने केवल जो वेबसाइट इत्यादि पे धार्मिक उन्माद या जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की जो पोस्ट थे या ऑब्जेक्शनेबल कमेंट्स थे, उसमें कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा किया है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें विवेचना अभी आगे बढ़ेगी, तब कार्रवाई होगी। अब दूसरी चीज मैं जानना चाहूंगा सर, मुख्यमंत्री जी ने आज एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम लिया है। हाल ही में यह संस्था कई बार विवादों में रही है। क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम भी इस सिलसिले में आया है आपकी जांच में सामने? ये जैसा मैंने कहा कि जब हम पूरे तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं और जैसे ही इस तरह की चीज़ें संज्ञान में आई हैं, ये बात अवश्य है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी की चीज़ें आ रही हैं। जैसे परत दर परत चीज़ें खुलेंगी, हम तत्समय मीडिया से उस बातों को शेयर करेंगे। क्या इसमें फॉरेन फंडिंग या इस तरह की भी कोई बात सामने आ रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से दंगे कराए गए, बेंगलोर में कराए गए, कुछ अन्य इलाकों में हिंसा फैलाई गई, उसी मॉडल पर यहाँ पर कुछ होने वाला था। और क्या आपको कुछ राजनीतिक लोगों के संलिप्तता के शुरुआती परिणाम मिले हैं एडीजी साहब? नहीं, देखिए, ये काफ़ी ऐसा बिंदु है जिसको अभी तात्कालिक रूप से कहना सही नहीं है। मैंने आपको इतना ज़रूर बताया कि साजिश की चीज़ें आ रही हैं और बहुत जल्द इन चीज़ों का खुलासा होगा। कुछ संगठनों का, कुछ व्यक्ति विशेष का, जिन्होंने जानबूझ के
आपने देखा होगा कि 18 तक किसी तरह की कोई बात नहीं थी। 18 के बाद से कुछ लोगों ने इस तथ्यों को तोड़ मरोड़ के मीडिया के सामने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाला, जबकि लगातार शुरू से ही इसमें जो पीड़िता थी या उनके फैमिली वाले थे, उनके कहने के अनुसार ही सभी चीज़ें हुई हैं। चाहे वो FIR पंजीकृत करने का मामला हो या फिर इसमें धाराओं को बढ़ाने का मामला हो, गिरफ्तारी का मामला हो। और आपको पता ही होगा कि AMU ऑटोनोमस बॉडी है, उस पे कोई ऐसा सरकार का नहीं होता, फिर भी हम लोगों ने वहाँ इनका इलाज कराया और बार बार घर वालों को कहा गया कि बेहतर जगह पे आप जा सकते हैं और स्पाइन के इलाज के लिए, जिससे उन्होंने मना किया। और अंत में फिर जब वो राज़ी हुए तो हम लोग सफदरजंग उनको ले गए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ एक दिन के बाद ही पीड़िता की मृत्यु हो गई। उसके बाद से आपने देखा होगा कि पोस्टमार्टम के बाद ही लगभग 9 साढ़े 9 घंटे तक दिल्ली पुलिस के साथ वहाँ प्रदर्शन चलता रहा। लोगों ने डेड बॉडी उठाने नहीं दिया। अंत में जब रात को 10:30 बजे, 11:15 बजे जाके फैमिली के साथ बॉडी वहाँ गई। ऐसी वहाँ लगातार दिल्ली पुलिस के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी और CRPF की कंपनियाँ भी लगानी पड़ी थी ताकि कोई शांति व्यवस्था भंग न हो जाए। आपके पास क्या लोकल इंटेलिजेंस से जानकारी थी कि किसी तरह की साजिश हो रही है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से कोई मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश कर रही है या जातिगत हिंसा की तरफ मामले को धकेला जा रहा है? क्या इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे? क्योंकि ये जो मामला है वो डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैं यहाँ पर इंटेलिजेंस इनपुट की बात कर रहा हूँ। नहीं, हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट भी थे कि एक सुनियोजित ढंग से चीज़ों को रख के और व्यापक हिंसा की संभावना है और इससे जातीय और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। और उसको देखते हुए ही, मद्देनज़र रखते हुए ही स्थानीय प्रशासन ने समय समय पे जो निर्णय लिए हैं वो किया गया है, ताकि उसके बाद से आपने देखा होगा कि SIT का भी गठन किया गया और फिर पूरी शुचिता और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने CBI के लिए भी अनुशंसा अपनी कर दी है। और ऐसी स्थिति में कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाती कि जिससे कि हमें कोई बात छुपानी हो। एक आखिरी चीज जानना चाहूंगा सर, ये जो कॉन्स्पिरेसी का मामला है, अब इसकी जांच कौन कर रहा है? क्या इसके लिए भी कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या SIT का गठन हो रहा है जो इन तमाम फैक्टर्स को फैक्टर इन करे? चाहे जस्टिस फॉर हाथरस वेबसाइट हो, आपके इंटेलिजेंस इनपुट हो, किस आदमी का सोशल मीडिया पर क्या रोल रहा है, कौन इसकी जांच करेगा? कोई स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट करने जा रही है सरकार, और क्या डेडलाइन होगी इसकी जांच की? नहीं, जो हमारे लोकल टीम है और महानिदेशक कार्यालय से इन चीज़ों को लगातार मॉनिटर किया जाता है। उनके सभी तरह के उनको टेक्निकल सपोर्ट सभी एजेंसियों से मिल रहा है और हम जो इन्फॉर्मेशन अगर हम बाहर की एजेंसी से भी चाहेंगे वो हम लेंगे और उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसमें किसी भी व्यक्ति को जो कि साजिश में शामिल है, आपको वैचारिक भिन्नता हो सकती है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक साजिश के तहत इन चीज़ों को करना, और जबकि हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स हैं इसके, तो इन सभी चीज़ों को हम खंगालेंगे और मेरिट के आधार पे आगे की कार्रवाई करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत कुमार जी हमसे बात करने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अफसोस मेरे पास देश की बहस में वक्त इतना ही है, लेकिन मैं अंत में चलते चलते आपको आज के सवाल से रूबरू कराता हूं। आज का हमारा सवाल था, हाथरस के खुलासे के बाद क्या PFI बैन हो? 96% लोग कहते हैं हाँ। दिल्ली दंगों में भी इनका नाम आ चुका है, बेंगलुरु दंगों में भी इनका नाम आ चुका है। सवाल ये है कि ये कार्रवाई कब होगी? फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।